तो फ्रेंड्स क्वेश्चंस की यानी साइंस के क्वेश्चंस की टॉप 20 की हम ये एक नई सीरीज जो है वो शुरू करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें डेली आपको 20 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, एमसीक्यू होने वाले हैं। डेली वीडियो इसी टाइम आपको ये मिलने वाला है। और फ्रेंड्स इसमें सारे के सारे वो क्वेश्चन होंगे जो मैक्सिमम पूछे जाते हैं ग्रुप डी के एग्जाम में या एसएससी के एग्जाम में। तो चलिए करते हैं शुरू। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो ये है कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भार का अनुपात क्या होता है। जल में पूछा है हमसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के भार का अनुपात, ध्यान रखना है। तो ऑक्सीजन की सॉरी जल की मैं बात करूँ तो इसका सूत्र होता है H2O। क्या होता है? H2O। अब देखिए इसमें H2O होता है, तो अगर मैं यहाँ पर ऑक्सीजन यानी जो हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और एक परमाणु का जो भार होता है इसका होता है 1, अनुपात ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार होता है कितना? 16। तो इस तरह से ये बन जाएगा 2:16। और इसको आप सरल करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए 2 से कट जाएगा, 2 का 2 और ये आ जाएगा 2 को आप 16 को आप 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 8। तो इसका सही जवाब है 1:8। किसी भी सूत्र का आपसे पूछ ले आप इसी तरह से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भार का अनुपात होता है वो 1:8 होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है लेड बैटरियों में प्रयुक्त अम्ल होता है, यानी जो लेड बैटरी होती है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से इस तरह से बनता है कि सीसा संचायक बैटरियों में कौन से अम्ल का प्रयोग होता है। तो वो भी यही क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना है, चाहे लेड बैटरी करके पूछ ले या सीसा संचायक बैटरी पूछ ले। तो इसमें होता है ऑप्शन नंबर 2 सल्फ्यूरिक अम्ल का। सल्फ्यूरिक अम्ल की जगह आपको ये सूत्र भी दे सकता है। तो सूत्र होता है H2SO4। इसका सूत्र क्या होता है? H2SO4 होता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको दिया गया है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 7 से कम। क्योंकि 7 से कम वाले जो होते हैं, 7 से कम ये होते हैं अम्लीय, और अगर आ जाता है 7 से अधिक तो 7 से ज़्यादा वाले होते हैं क्षारीय, और जिनका पूरा पूरा 7 होता है वो होते हैं उदासीन। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जिसका पूरा पूरा 7 वो उदासीन, अगर 7 से कम है तो अम्लीय और 7 से ज़्यादा है तो वो क्षारीय होता है। तो इसका जो अम्लीय विलयन का हमसे पूछा था ये हो जाएगा 7 से कम। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमको दिया गया है कि पिरवल अम्ल के जलीय विलयन में किसकी अधिकता होती है। पिरवल अम्ल के जलीय विलयन में। तो देखिए फ्रेंड्स, हम अम्ल की और क्षारक की पहचान कैसे करते हैं। ध्यान रखना है, किसी में भी अगर H+ आयन होते हैं तो वो होता है अम्लीय, और OH आयन जिसमें होते हैं वो होता है क्षारीय। तो पिरवल अम्ल यहाँ से हमसे पूछा है तो उसमें किसकी अधिकता होगी? H+ आयन की। H+ आयन से ही हम पता करते हैं कि ये अम्लीय है, और OH आयन से हमें पता चलता है कि ये क्षारकीय है। तो अगर क्षारकीय के लिए पूछा जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा OH नेगेटिव। देखिए H+ इसलिए आएगा यहाँ पर क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक होता है और ये त्यागता है। और ऑक्सीजन के यहाँ पर OH नेगेटिव इसलिए आता है क्योंकि देखिए ऑक्सीजन की जो विद्युत ऋणात्मकता होती है, वैलेंसी होती है, वो -2 होती है, और हाइड्रोजन की कितनी होती है? वो 1 होती है। तो 1 से 1 तो कट जाता है, तो जब OH मिलते हैं तो यहाँ पर 1 नेगेटिव इसलिए आता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 में हमसे कहा गया है कि ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है। तो फ्रेंड्स अभी अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था। देखिए ऑक्सीजन का जो ये कैसा आता है मैं आपको बता दूं। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है 8, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 और 2p4। 1s2 2s2 2p4 होता है, यानी 2, 2 और 4 6 होता है। तो पहली कक्षा में इसके कंप्लीट 2 हो जाते हैं, लेकिन दूसरी कक्षा में जो होते हैं इसके 6 होते हैं। और किसी भी जो हमारा तत्व होता है, एलिमेंट होता है, उससे वो क्या चाहता है? वो अपना अष्टक पूरा करना चाहता है, लेकिन यहाँ पर इसका अष्टक पूरा नहीं होता है। तो अष्टक पूरा करने के लिए इसे 2 की जरूरत होती है। ध्यान रखना है, ये 2 लेता है, तो इसकी जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है? 2 होती है। अगर यहाँ पर इसके ऑक्सीकरण अवस्था पूछ ले तो माइनस क्या हो जाती है? 2 हो जाती है, क्योंकि ये 2 लेता है। त्यागने वाली की यहाँ पर क्या होती है? पॉजिटिव होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें है व्यूट 1 इन और व्यूट 2 इन उदाहरण है। ये किसके उदाहरण हैं? तो देखिए पहले मैं बता दूं, व्यूट होता है, देखिए जो संख्या आती है व्यूट, प्रोप, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ठीक है, ये आती है कार्बन की संख्या के लिए। तो यहाँ पर इसका मतलब है व्यूट होती है 4 के लिए, कि 4 कार्बन है। अब ये 1 इन और 2 इन, देखिए फ्रेंड्स 1 इन और 2 इन बताते हैं हमको। आपने पढ़ा होगा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, है ना। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तो ये बताते हैं हमें बॉन्ड की पोजीशन, यानी बंध की जो बताते हैं हमें पोजीशन बताते हैं कि जो हमारा बंध बन रहा है। देखिए आपको ध्यान रखना, एल्केन में सिंगल बंध होता है, एल्कीन में डबल और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं।
तो यहाँ पे ईन लग रहा है ना, एल्कीन, यानी कि ब्यूट 1 इन का मतलब यह है कि सी डबल बॉन्ड सी सी सी। इसका मतलब यह है कि जो हमारा बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड वो पहले कार्बन पर है। और अगर हम इसकी बात करें 2 इन की, तो इसका मतलब है कि सी सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी और सिंगल बॉन्ड सी, कि हमारा जो डबल बॉन्ड है वो कौन से कार्बन पर है, दूसरे वाले कार्बन पर है। तो देखिए अब हमको ये पता है कि ये 1 और 2 जो लगाए गए हैं किसके लिए लगाए गए हैं, ताकि ये पोजीशन बता सके, किसकी पोजीशन, बंध की पोजीशन हमको बता सके कि डबल बॉन्ड कहाँ पर है। तो इसलिए पोजीशन के लिए है, स्थिति के लिए है, तो ये क्या हो जाएगी नंबर 2, स्थिति समव्याप्ता। तो व्यूट 1 इन और व्यूट 2 इन किसके उदाहरण है, स्थिति समव्याप्ता के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि वर्गीकी का जनक किसे माना जाता है। तो ये माना जाता है ऑप्शन नंबर बी, कैरोलस लीनियस को। ध्यान रखना है, वर्गीकी का जनक कैरोलस लीनियस को माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था। तो विटामिन शब्द प्रतिपादित किया था फंक ने। किसने किया था, फंक ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, किसने किया था, फंक ने विटामिन शब्द का प्रतिपादन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमको दिया गया है कि कोशिका का ऊर्जा सिक्का यानी एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कहलाता है। क्या कहलाता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एटीपी। क्या कहलाता है यहाँ पर, एटीपी। तो कोशिका का जो ऊर्जा सिक्का है यानी एनर्जी करेंसी ऑफ सेल है, ये क्या कहलाता है, एटीपी कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है कि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका होती है, यानी कौन सी कोशिका मानव शरीर में सबसे लंबी होती है। तो ये होती है ऑप्शन नंबर ए, तंत्रिका कोशिका। यानी तंत्रिका कोशिका क्या है, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि नील हरित शैवाल को किस जगत में रखा गया है। नील हरित शैवाल को किस जगत में रखा गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मोनेरा जगत में। यानी जो नील हरित शैवाल है ये मोनेरा जगत में इसको रखा गया है। नेक्स्ट है 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमको दिया गया है कि सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, इसको हटा देता हूँ, सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है यानी सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो किससे होती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वसा से। तो सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो किससे होती है, वसा से होती है, यानी कि फैट से होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि 13 में हमको दिया गया है कि किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों का पाठ्यांक समान होता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ये ऑप्शन नंबर बी, 40 डिग्री पर, यानी 40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान बराबर होता है। आप चाहे तो निकाल भी सकते हैं, इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। F बराबर 9c/5 + 32 होता है। तो इससे आप निकाल सकते हैं कि दोनों की वैल्यू समान होती है कितने डिग्री पर। दोनों की वैल्यू समान डाल लीजिए। यहाँ पर F और C बराबर, यहाँ पर इसमें आप क्या करेंगे कि इस फॉर्मूले में आप F बराबर C बराबर x रख लीजिए दोनों की जगह, क्योंकि दोनों की तो हमें बराबर निकालनी है ना। तो आपका जो आंसर आएगा वो -40 ही आएगा, यानी -40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों के मान जो होते हैं ना वो बराबर होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कहा गया है कि हिम मिश्रण का ताप केल्विन पैमाने पर, यानी हिम मिश्रण यानी बर्फ का एक मिश्रण है, इसका जो ताप है वो केल्विन पैमाने पर 240 केल्विन है। इसका ताप सेल्सियस पैमाने पर कितना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बता रखा है पिछले क्वेश्चंस में भी कि किसी का भी जो टेम्परेचर है ना, वो केल्विन में करने के लिए 273 हम जोड़ देते हैं और सेल्सियस में करने के लिए हम माइनस कर देते हैं। यानी अगर सेल्सियस से आपको केल्विन में बदलना है तो आप 273 प्लस करेंगे, लेकिन अगर आपको केल्विन का सेल्सियस बनाना है तो 273 आप माइनस करेंगे। तो सिंपली यहाँ पर हमको जो दिया गया है 240 केल्विन का हमको सेल्सियस बनाना है, तो 273 हमको इसमें से क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो आप जब यहाँ से आप 273 निकालेंगे तो कितना बचेगा, माइनस के 33 बचेगा। तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, माइनस का 33। यानी 240 केल्विन का जो होता है सेल्सियस में माइनस के 33 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। यह है समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अनंत। ध्यान रखना है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 16, इसमें है धातुओं में विद्युत का चालन होता है, यानी धातुएं जो विद्युत का चालन करती हैं वो किस कारण से करती है, कौन सा उनका गुण है जिससे विद्युत का चालन होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, यानी धातु जो है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही विद्युत का चालन कर पाती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है कि ओम के नियम के अनुसार विभवांतर तथा धारा में सही संबंध है। देखिए ओम के नियम के अनुसार, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए है, यानी बी अनुक्रमानुपाती होता है आई के। जो फॉर्मूला बनता है बी बराबर आई आर बनता है, आर क्या होता है यहाँ पर कॉन्स्टेंट होता है। तो पहला ऑप्शन सही है कि बी प्रोपोर्शनल टू आई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, एक अश्व शक्ति बराबर होता है, तो ये बराबर होता है 746 वाट के। ध्यान रखना एक अश्व शक्ति यानी कि हॉर्स पावर जो होता है वो 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 यानी कि 19, यह है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है। देखिए यंत्र की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तो ये बदलता है डायनेमो या जनरेटर जिसे कहा जाता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, तो ये बदलता है विद्युत मोटर। देखिए दो तरीके के क्वेश्चन कराए, एक है यांत्रिक को विद्युत में, तो यांत्रिक को विद्युत में बदलेगा डायनेमो और विद्युत को यांत्रिक में बदलेगा मोटर। आपके घर में पंखा एक मोटर है, चलता है विद्युत से लेकिन वो हवा देता है, यंत्र की ऊर्जा में उसको कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जो विद्युत मोटर होती है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदलती है और जो डायनेमो या जनरेटर होता है वो यांत्रिक को विद्युत में बदलता है। तो फ्रेंड्स आज के हमारे जो 20 क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप वीडियो पसंद आई हो, इसको लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।